जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ जी के सेंटर में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अपन आज विस्तृत से पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, बेसिकली अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो अपनी किताब है अपनी 10th क्लास की, तो 10th क्लास की अपनी किताब के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई यहाँ पर अपने पास 5 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी है तो देखो, 5 के अंदर सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, फिर संयोजन के बाद है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के बाद है विस्थापन, विस्थापन के बाद है द्विविस्थापन, और द्विविस्थापन के बाद जो 5वीं अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। वो कौन सी अभिक्रिया है? तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर बोर्ड के पेपर के अंदर यहां से आपका एक बनेगा 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो 2 नंबर वाले अपने प्रश्न के अंदर क्या तो आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछेगा, और एक संयोजन के साथ साथ वियोजन की पूछ लेगा, क्या फिर विस्थापन और द्विविस्थापन, और क्या फिर पूछेगा तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछेगा। क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स के अंदर यहाँ पर अपने पास 2 अभिक्रिया होती है। ठीक है, पहला तो होता है भाई अपचयन और दूसरा होता है उपचयन। ठीक है, 2 अभिक्रिया हैं और दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं तो अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन चलिए इसको अपन थोड़ा विस्तार से देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये अपने पास सबसे जो अपने पास पहली अभिक्रिया है, सबसे अपने पास पहली जो अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? संयोजन का मतलब क्या होता है? तो संयोजन का मतलब होता है बेसिकली जुड़ना। ठीक है, जुड़ेंगे कौन? जो क्रिया करेंगे, यानी कि क्रियाकारकों का आपस में जुड़ना, और जुड़ करके केवल और केवल सिंगल उत्पाद, सिंगल मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एक जो आप उदाहरण देखो कि भाई अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई ये अपने पास कार्बन है और कार्बन के साथ अपन ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, तो कौन सी गैस बन रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो साहब ये तो हो गया आपके पास क्रियाकारक, और ये है टोटल कितने क्रियाकारक है? तो ये पहला क्रियाकारक और ये दूसरा क्रियाकारक, क्योंकि दोनों क्रियाकारक मिलकर के और आपस में कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं? तो ये केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाई? तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाई। तो अपन इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे देखो। ठीक है, परिभाषा देखो, फिर अपन इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो परिभाषा में देखो, कभी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखो इसके, तो जब आप देखोगे तो ये अपन को सिंपल पहले उदाहरण देखना है। जैसे कि ये अपन को देखना है कोयले का दहन, तो कोयला मतलब कार्बन, और कार्बन को जब अपन जलाएंगे तो जलाने में सहायक गैस कौन सी है? तो वो है गैस ऑक्सीजन है, और ये हो गया आपका कार्बन। तो कार्बन को जब अपन जलाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की सहायता से, तो कौन सी गैस निर्मित होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? तो बुझाने में सहायक है। ठीक है, जलाने में सहायक कौन सी गैस है? तो जलाने में तो ऑक्सीजन गैस है, और एक बुझाने में सहायक कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये अब एक और उदाहरण देखो आप कि भाई यहाँ पर मैं लिख दूँ 2H2 और प्लस O2, और इस हाइड्रोजन में अगर अपन ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो 2H2O बनता है। ठीक है, 2H2O माने यह जल हो गया।
तो कि दो अभिकारक मिलकर के और केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो आप इसको लिखो एक बार। अब देखो, ठीक है, ये इसके अलावा अगर अपन और देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड में अपन को मिलाना है जल। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा? तो यह आपका हो गया भाई कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप डाल दोगे जल तो क्या बनेगा? ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको क्या कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रो और ऑक्साइड, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो सामान्य भाषा में अपन इसको कहते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और जब आप इसके अंदर जल की मात्रा मिला दोगे तो जल की मात्रा मिलाने पर ये क्या कहलाएगा? अब ये हो गया बुझा हुआ चूना। ये क्या कहलाएगा? अब तो बुझा हुआ चूना कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, ठीक है, संयोजन के बाद अगर अपन दूसरी देखें तो दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है ये। ठीक, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि भाई यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ठीक है, तो अब संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कैसे? जैसे कि ठीक है, संयोजन में तो क्या हो रहा था कि साथ दो अभिकारक मिलकर के और केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ पर केवल एकल अभिकारक टूट करके। ठीक, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का क्या अर्थ होता है? टूटना। तो ये अब इसके अंदर टूटेगा कौन? तो भाई जो आपका क्रियाकारक है वो क्रियाकारक टूट करके और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ये पहला उत्पाद हो गया, आपको दूसरा उत्पाद हो गया, तीसरा, चौथा, जितने भी उत्पाद आगे बनेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से अपन इसको एक बार चेक करना है। जैसे कि ये एक, अगर पहले आप इसकी एक बार परिभाषा लिख लो और फिर देखते हैं अपन इसके बारे में क्या है। ठीक है, परिभाषा में क्या है? परिभाषा में क्या है कि केवल एक अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बात है। तो अब इसके अंदर जैसे क्या उदाहरण लेंगे अपन? जैसे अपन उदाहरण लेंगे 2Fe और ये SO4, यानी इसको कहते हैं अपन फेरस सल्फेट। ये हो गया आपका सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे, ठीक, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2। सेकेंड, जब आप फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे तब Fe2 और O3 और प्लस बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और एक जो तीसरा उत्पाद बनेगा वो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये क्या हो गया? ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो गया? ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो देखो अब यहाँ पे देखो, आप केवल एक क्रियाकारक है वो टूट करके और यहाँ पर 3 उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर क्या परिभाषा थी कि भाई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि
ठीक, देखो आपके भाई कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, जिसको अपन कहते हैं चूना पत्थर या इसको अपन कहते हैं संगमरमर। ठीक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आप इसको आप इम्पोर्टेंट लगा देना भैया, ये केवल 1 नंबर के लिए आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं कि भाई संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जैसे कि इसको अपन क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनेगा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो केवल और केवल एक अभिकारक टूट करके और आपका 2 या कितने उत्पाद बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 उत्पाद बना रहे, तो क्या कह सकते, तो 2 बनाओ और क्या फिर 2 या 2 से अधिक बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, ऐसे। ठीक है, तो हो गए, तो ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, लिखो इसको एक बार लिखो। वियोजन के बाद जो है वो अपन चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तीसरी जो अपने पास अभिक्रिया है, तीसरी जो अपने पास अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अपन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन शब्द क्या है? ठीक है, विस्थापन मतलब विस्थापित होना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापित होना, यानी विस्थापित मतलब उसका स्थान में परिवर्तन होना। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि स्थान में परिवर्तन होना। ठीक है, स्थान में क्या होना? परिवर्तन होना। स्थान में कैसे परिवर्तन होगा? तो अपन एक विस्थापन अभिक्रिया के लिए पहले अपन एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, और फिर उदाहरण के बाद अपन क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट उदाहरण दिखाता हूँ, फिर इसकी अपन परिभाषा लिख लेंगे, है ना। जैसे कि ये फेरस है, और फेरस को अगर मैं अपने क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में डालूं, तो क्या फेरस की जो क्रियाशीलता है, ठीक है, फेरस की जो क्रियाशीलता है ना, वो क्या कॉपर से ज्यादा होता है। तो ये फेरस क्या करेगा कि यह कॉपर के स्थान पर बैठ जाएगा और कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो क्या अभिक्रिया बनेगी? तो फेरस सल्फेट बनेगा, और फेरस सल्फेट के साथ साथ ये आपका कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे अपन देखें कि भाई जिंक है, और जिंक को अगर मैं इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालता हूं, तो जिंक की जो क्रियाशीलता है वह कॉपर से ज्यादा होती है। तो जब इसकी अगर क्रियाशीलता ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है तब ये इसको क्या कर देगा? इसको विस्थापित कर देगा। तो ये क्या बनेगा? तो जिंक सल्फेट बनेगा, और जिंक सल्फेट के साथ साथ आपका ये कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपको कुछ उदाहरण भी याद रखने हैं और इसकी परिभाषा याद रखनी है। ठीक है ना। तो आप विस्थापन अभिक्रिया में आप क्या, ये अपन इसकी एक परिभाषा क्या बनेगी, देखो कि भाई जब एक तत्व जब एक तत्व एक दूसरे तत्व से अधिक क्रियाशील होता है, तो वह इस कम क्रियाशीलता वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई?
कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अब आप इसको लिख लो। इसके विस्थापन में क्या है कि विस्थापन मतलब स्थान के अंदर परिवर्तन होना। ठीक है, जब एक तत्व अगर दूसरे तत्व से ज़्यादा क्रियाशील है तो वह क्या करेगा, कभी जिसकी क्रियाशीलता कम है उसको विस्थापित कर देगा, और जब उसको विस्थापित कर देगा तो उसका स्थान वो स्वयं ले लेगा। तो ये ऐसी अभिक्रिया विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन केवल एक बार हुआ है। यहाँ पर जो विस्थापन हुआ है वो केवल और केवल सिर्फ एक बार ही हुआ है, यानी कि साहब केवल ये फेरस ने ही केवल कॉपर को विस्थापित किया। ठीक, सल्फेट तो वहीं का वहीं है बस। तो ये आपकी होगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, लिखो इसको एक बार। चौथी जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अब कितनी बार, 2 बार विस्थापन होगा। ठीक है, 2 बार क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। तो 2 बार विस्थापन कैसे होगा, जैसे कि एक सिंपल उदाहरण देखना कि भाई ये लेते हैं अपन सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, और सोडियम सल्फेट के साथ अपन इसको डालते हैं बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, BaCl2 को। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर इनके नाम भी लिख देता हूँ भाई क्या नाम है, ताकि आपको थोड़ा इसका रिमेंबर रहे नाम। ठीक है, नाम याद करना बहुत जरूरी है भाई, नामों को याद कर लेना। सोडियम सल्फेट है ये, और जब सोडियम सल्फेट के साथ अपन क्या डाल रहे हैं भाई, बेरियम क्लोराइड। ये आपका बेरियम, ये आपका क्लोराइड। तो क्या होगा, जैसे कि अब देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा अभिकारक और ये चौथा अभिकारक। तो यहाँ पर 4 अभिकारक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर पहला जो है वो हमेशा चौथे के साथ रिएक्शन करेगा, और एक दूसरा है वो हमेशा तीसरे के साथ रिएक्शन करेगा। पहला किसके साथ, चौथे के साथ जुड़ेगा, और दूसरा ठीक तीसरे के साथ विस्थापित हो जाएगा। ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पर विस्थापन कितनी बार हुआ, यहाँ पर 2 बार विस्थापन हुआ। ठीक है, पहली बार तो विस्थापन ये हो गया और दूसरी बार विस्थापन ये हो गया। तो अब नया चीज क्या बना, तो यहाँ पर अब नई चीज बनी भाई बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक, 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अपन इसको अगर यूं लिखें कि भाई Na2Cl2, तो यहाँ से अपने 2 को क्या कर लिया, यहाँ पर अपने इसको ले लिया कॉमन, तो ये कॉमन आ गया, तो ये 2NaCl। ठीक है, तो फिर ये बन गया आपका कौन सा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं, नमक कहते हैं भाई, याद रखना। ठीक है, घर पे जब आप कभी आप नमक मांगो तो क्या कहोगे मम्मी से, सोडियम क्लोराइड। जूते नहीं पड़े वो अलग बात है, पर मांगना ऐसे ही। तो अपन अब इसके देखो, ये अब अपन इसके अपन परिभाषा देखते हैं। इस परिभाषा में लिखो आपके, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार तत्वों या यौगिकों या ठीक है आयनों का, ठीक है, आयन भी यही है, 2 बार तत्वों या फिर यौगिकों और या फिर आयनों का विस्थापन होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, द्विविस्थापन का ये एक उदाहरण है, ये आप लिख लेना, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल देना, क्योंकि पूछ लेते हैं। ठीक, 4 अभिक्रियाएं अपनी एकदम कंप्लीट हो गई। 4 के बाद इसको एक बार छापो भाई, ठीक, पॉज करके और छापो इसको। ठीक, 5वीं जो अपने पास अभिक्रिया है, देखो ठीक, डरने का काम नहीं है, आराम से पढ़ो। ठीक, 5वीं जो अभिक्रिया है वो है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया है, तो वो हो गई आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 2 प्रकार की अभिक्रियाएं आती है। 2 प्रकार की अपन अभिक्रिया यहाँ पर अपन उसका अध्ययन करेंगे। पहली जो अभिक्रिया है वो हो गई भाई आपकी अपचयन अभिक्रिया,
दूसरी जो अभिक्रिया होगी वो होगी आपकी उपचयन अभिक्रिया। ठीक, अपचयन और उपचयन। अब क्या होता है भाई अपचयन? ठीक है, वे अभिक्रिया, पहले परिभाषा लिखो, तो भाई वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इस क्या कहलाती है? तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसके विपरीत उपचयन होती है, यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें किसकी वृद्धि होगी भाई? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? चयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो होती है कमी, तो वह तो कहलाती है अपचयन, और वह अभिक्रिया जिसमें होती है ऑक्सीजन की वृद्धि, वह कहलाती है भी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलो इसके एक एक उदाहरण देख लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, तो फिर ये आप खुद बताना है कि भाई किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन हुई उसके अंदर कॉपर अलग निकल गया और ये आपका जल अलग निकल गया। तो चीज बताओ मुझे कि भाई किसका तो अपचयन हुआ और किसका उपचयन हुआ। तो देखो, ठीक है, आराम से इसको देखो ध्यान से कि भाई यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है और ये आपका सर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पहले ये कितने ऑक्सीजन थे? यहाँ पर केवल एक अणु ऑक्सीजन का था, और ये कॉपर ऑक्साइड से ये केवल कॉपर बन गया, मतलब यहाँ से किसकी कमी हुई भाई? ये आपके जो ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो किसका अपचयन हुआ? तो क्या कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया जो है अपचयन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कोई ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? तो जैसे ही आप ये उत्पाद में आओगे तब यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिखेगा, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि हुई, मतलब ये हो गया आपकी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई भाई अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जब आप एक स्पेशल चीज देखना, एक विशेष है जिसको थोड़ा याद भी रखना है, क्योंकि वियोजन में लिखना आप तो भाई जब सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये एक परिभाषा है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सूर्य के प्रकाश में रखोगे ना, सूर्य के प्रकाश में, लिखवा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये केवल एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना भी होती है। क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सूर्य के प्रकाश में रखते हो तो क्या होता है कि भाई सिल्वर अलग हो जाएगी और आपका ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक, टूट जाएगा, मतलब ये आपकी कौन सी विक्रिया हो गई? तो ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। अब सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का जो अपन प्रयोग करते हैं वो प्रयोग किस में करते हैं? तो अपन फोटोग्राफी में करते हैं। किस में करते हैं? तो अपन फोटोग्राफी के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। तो केवल एक नंबर के लिए प्रश्न यहीं से आएगा। ठीक है, फोटोग्राफी में, ठीक, फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अपन क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी। ठीक, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। और प्लस ये हो गया आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, 2 टॉपिक इसके अंदर बच रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बच रहे हैं? तो ठीक है, पहला तो बच रहा है आपका संक्षारण, और एक दूसरा बच रहा है विकृत गंधिता। ठीक है, दोनों को अपन जब तीसरा पार्ट जब पढ़ेंगे तो तीसरे पार्ट के अंदर विस्तार से इसको एकदम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक, चिंता मत करना, और इन चीज़ों को भी अपन आगे पढ़ाएंगे। और क्योंकि आपके क्या संक्षारण का जो कंप्लीट टॉपिक है तीसरे पार्ट में,
तो अपन उसके अंदर अपन इसको संक्षारण को वहाँ कंप्लीट कर लेंगे, और जब संक्षारण पढ़ेंगे ठीक है तब अपन साथ के साथ विकृत गंधिता को भी पढ़ लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर 5 अभिक्रिया हो गई, ठीक है। 5 अभिक्रिया हो गई। संयोजन का मतलब जुड़ना, और वियोजन का मतलब टूटना, ठीक है। विस्थापन का अंदर केवल एक ही तत्व का क्या होगा, विस्थापन होगा, और द्विविस्थापन के अंदर 2 तत्वों का विस्थापन होगा, और ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी को तो अपन कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहते हैं, उपचयन, बस, ठीक है। तो आपका ये हो गया एकदम पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। रिवीजन इसका लगातार करते रहिएगा, ठीक है। तो रिवीजन के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब आएगी, आप कल आएगी नेक्स्ट क्लास, तो क्या नेक्स्ट क्लास में अपन इसका पूरा अपन समाधान कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।